गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लवणीय और क्षारीय मृदाओं के निर्माण से करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि डी सिग्मोंड सन 1932। डी सिग्मोंड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1932 में नमकीन भूमियों से लवणीय और क्षारीय मृदाओं के निर्माण की 4 प्रावस्थाएं बताई थी। तो इन्हीं प्रावस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो पहली प्रावस्था में उन्होंने बताया कि पहली प्रावस्था में मृदा में नमक एकत्रित होंगे। दूसरी प्रावस्था में नमकों से क्षारीय लवणों का निर्माण होगा। और तीसरी प्रावस्था में निक्षालन द्वारा जो लवण हैं वो घुलकर नीचे की परतों में, नीचे की भूमि में, नीचे की सतहों में चले जाते हैं। और चौथी प्रावस्था में लवणों का निम्नीकरण होता है। इस निम्नीकरण का हम अध्ययन आगे भी करेंगे। और एक 5वीं प्रावस्थाएं और थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 5वीं प्रावस्था में रीग्रेडेशन, जिसे रीग्रेडिंग भी कहते हैं, प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लवणीकरण की। तो लवणीकरण क्या होता है और लवणीय मृदाओं का निर्माण किस प्रकार से होगा। इसमें होता क्या है कि आग्नेय चट्टान, जिसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं पहले लेसन में, चट्टानों के लेसन में। तो आग्नेय चट्टान का जब अपघटन होगा, विघटन होगा, आग्नेय चट्टानों के विघटन होने से, अपक्षय होने से बहुत सारे लवण मुक्त हो जाते हैं और वो लवण जो है उसी मृदा में मिल जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है और जब चट्टानें टूटती हैं तो मृदा बनती है। और चट्टानों के टूटने से जितने भी लवण होते हैं वो उसी मृदा में प्रेजेंट हो जाते हैं, उसी मृदा में रह जाते हैं, उसी मृदा में घुल जाते हैं। तो ज्वालामुखी के जब गैसीय उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के गैसीय उद्गारों के कारण भी मृदा में क्लोराइड तथा सल्फेट आते हैं। इस प्रकार जब ये लवण मृदा में एकत्रित होने लगते हैं तो ये प्रक्रिया लवणीकरण कहलाती है। हम सीधे शब्दों में इसकी परिभाषा पढ़ें तो परिभाषा होती है कि मृदा के अंदर लवणों का एकत्रित होना ही, या मृदा में लवणों के एकत्रित होने की प्रक्रिया को ही लवणीकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक परंतु अधिक समय के अंतर से भी सिंचाई करने के कारण मृदा में लवण की मात्रा बढ़ती है, लवणीकरण प्रक्रिया होती है। लवणीकरण क्रिया के प्रारंभ में सोडियम के लवण की मात्रा अधिक होती है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम सल्फेट कम हो जाते हैं, कम विलेय हो जाते हैं। इसलिए ये धीरे धीरे संचित होते रहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें क्षारीयकरण। अब तो हमने पढ़ा था कि लवणीकरण क्या होता है, लवणीय मृदा का निर्माण किस प्रकार से होगा। अब हम बात करते हैं क्षारीयकरण की। तो इसमें क्या होता है कि भस्म विनिमय की क्रिया में, जब भस्म विनिमय की क्रिया होती है तब कैल्शियम और मैग्नीशियम या पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे आयन हैं जो इनकी विनिमय धनायन के साथ सोडियम भी मृदा में अधिशोषित होते हैं। यानी कि जब भस्म विनिमय में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है, विनिमय क्रिया होती है, तो इनके साथ साथ सोडियम भी मृदा में अधिशोषित होते हैं। जैसे जैसे मृदा विलयन में सोडियम की मात्रा बढ़ती है, सोडियम की सांद्रता बढ़ती है, तब क्लोराइड कणों पर अधिशोषित दूसरे धनायनों को सोडियम वहाँ से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर अधिशोषित हो जाता है। जिस प्रकार मृदा अत्यधिक क्षारीय हो जाती है, इसको हम इस समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें समीकरण में देखते हैं कि यहाँ पे जो है कैल्शियम क्ले है, यानी कि क्ले के ऊपर जो है कैल्शियम आयन अधिशोषित है। तो इसी मृदा में हमने सोडियम आयनों को मिलाया तो सोडियम आयनों ने कैल्शियम आयन को अधिशोषित कर कर उस क्ले पर सोडियम आयन अधिशोषित हो गए। यानी पहले कैल्शियम आयन से मृदा क्ले जो है अब सोडियम क्ले हो गई
और कैल्शियम आयन मृदा से बाहर विस्थापित हो जाते हैं। इसमें हम एक समीकरण और पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें कि क्ले के ऊपर मैग्नीशियम आयन अधिशोषित है, यानी कि क्ले मैग्नीशियम क्ले है और इसी में भी हमने सोडियम आयनों को मिलाया तो सोडियम ने इस मैग्नीशियम आयनों को विस्थापित कर दिया, इस क्ले से हटा दिया, इस क्ले से बाहर निकाल दिया, इस क्ले से मुक्त कर दिया, जिस कारण सोडियम इस मैग्नीशियम के स्थान पर क्ले के ऊपर अधिशोषित हो गए, यानी कि सोडियम क्ले बन गई और मैग्नीशियम आयन इस मृदा से इस क्ले से विस्थापित बाहर हो जाते हैं और सोडियम क्ले का निर्माण होता है, जिस कारण मृदा क्षारीय बनती है। इसी में हमारा अगला टॉपिक है अधिकीय लवणों का न्यूनीकरण। इस क्रिया में पूर्व में एकत्रित लवणों का अधिक निक्षालन नीचे के सतहों में होता है, यानी कि यदि मृदा में पूर्व में बहुत सारे लवण एकत्रित होते हैं तो निक्षालन क्रिया द्वारा ये जो लवण थे वो नीचे की सतहों में, नीचे की परतों में चले जाते हैं, परंतु क्ले पर अधिशोषित सोडियम जो आयन हैं वो उपस्थित रहते हैं और मृदा जो है पहले की भांति, पूर्व की भांति क्षारीय बनी रहती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं निम्नीकरण। निम्नीकरण क्या होता है? निम्नीकरण को हम समझते हैं इसको कि अधिक लवणों के न्यूनीकरण की क्रिया होने से, यानी कि जब मृदा में अधिक न्यूनीकरण की क्रिया होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट या कहें कि कैल्शियम सल्फेट नहीं रह पाता। निक्षालन क्रिया हो जाने से एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है, ऐसी अवस्था आती है जिसमें विनिमय सोडियम को विस्थापित करने के लिए धनायन या भस्म नहीं रह पाते, यानी कि यदि निम्नीकरण की क्रिया मृदा में होती रहती है, लगातार होती है, तो मृदा के अंदर सोडियम लवणों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उस सोडियम लवणों को विस्थापित करने के लिए मृदा के अंदर भस्म आयनों की मात्रा नहीं रह पाती। इस क्रिया को हम निम्नीकरण कहते हैं। यदि इस स्थिति में सोडियम आयन जल में विलय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इस क्रिया में जो हाइड्रोजन बाहर निकलती है वे क्ले की सतह पर, मृत्तिका की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड मृदा वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है और यही सोडियम कार्बोनेट विलय होकर मृदा जल के साथ विलय हो जाता है, जिसका निचली संस्तरों में चला जाता है और इस प्रकार इस प्रक्रिया से ही जो सोडियम से मृदा मुक्त होती है। हम इसको समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये आप क्ले देख रहे हैं, इस क्ले के ऊपर सोडियम आयन अधिशोषित है और ये जो सोडियम क्ले है वो इस मृदा जल से क्रिया करती है। जब क्रिया होती है तो सोडियम आयनों का निर्माण होता है और इस क्ले के ऊपर सोडियम आयन अधिशोषित हो जाते हैं और H+ आयनों का निर्माण होता है और H+ आयन इस क्ले के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं और सोडियम आयन यहाँ से बाहर निकल कर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। यहाँ पे इस अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये बना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और ये मृदा वायु CO2 से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है और कुछ जल का निर्माण करता है और यही सोडियम कार्बोनेट जल में विलय होकर मृदा की निचली संस्तरों में चला जाता है, यानी कि सोडियम जो है सोडियम कार्बोनेट के रूप में बदलकर मृदा से बाहर चला जाता है, जिससे भूमि सतह मृदा इस सोडियम आयनों से मुक्त हो जाती है। अगला हमारा टॉपिक है रीग्रेडेशन। रीग्रेडेशन की हम परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा होती है कि ऐसी मृदा जिसमें एक बार निम्नीकरण हो चुका हो लेकिन पुनः क्षार एकत्रित होने लगे, पुनः सोडियम एकत्रित होने लगे और सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगे, तो इस क्रिया को रीग्रेडेशन कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, इसको आपको याद रखना है कि ऐसी मृदा जिसमें एक बार निम्नीकरण हो चुका हो लेकिन पुनः उसी मृदा के अंदर क्षार एकत्रित होने लगते हैं, सोडियम एकत्रित होने लगते हैं, सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है, तो इस क्रिया को रीग्रेडेशन कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है
लवण प्रभावित मृदाओं का निर्माण लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। हम लवणीय प्रभावित मृदाओं के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला इसके अंदर लवणीय मृदाएं, तो दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम था होलगार्ड, अमेरिका का वैज्ञानिक था होलगार्ड। तो इस अमेरिकी वैज्ञानिक होलगार्ड ने इन लवणीय मृदाओं को एक नाम दिया। तो उस नाम को पढ़ते हैं। तो होलगार्ड ने लवणीय मृदा को वाइट एल्किल सोइल के नाम से संबोधित किया। और इसी प्रकार एक रूसी वैज्ञानिक जिसका नाम गेद्रोइज था, गेद्रोइज ने भी लवण प्रभावित मृदाओं को एक नाम दिया, एक नाम से संबोधित किया। तो वो नाम था सोलन चेक सॉइल्स के नाम से गेद्रोइज ने लवण प्रभावित मृदाओं को संबोधित किया। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं इन लवणीय मृदाओं की परिभाषा। और परिभाषा होती है कि वे मृदाएं जिनमें 24 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है और विनिमय यानी कि सोडियम 15% से कम पाया जाता है और पीएच इसका पीएच मान है वो 8.5 से कम होता है, वे लवणीय मृदाएं कहलाती हैं। तो लवणीय मृदा में आपको ये परिभाषा के अंदर ये 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले इसका ताप याद रखना है 24 डिग्री सेल्सियस पर। संतृप्त की विद्युत चालकता जो है वो 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होनी चाहिए और विनिमय भस्म यानी सोडियम की जो मात्रा है वो 15% से कम होनी चाहिए और इसका जो पीएच मान है वो 8.5 से कम होना चाहिए। इस प्रकार के गुण किसी मृदा में पाए जाते हैं तो वो लवणीय मृदा कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, आप एक बार अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आसानी से आप इस परिभाषा को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखो बच्चों, कुछ चीज़ें रटने की भी होती हैं, कुछ चीज़ें समझने की भी होती हैं। तो परिभाषाओं को इसको आप समझकर इसको पढ़ें, समझकर इस परिभाषा को आप याद रखें। अगला हमारा टॉपिक है क्षारीय मृदाएं। तो क्षारीय मृदाओं को उसी प्रकार पहले हिलगार्ड और गेद्रोइज ने जो नाम दिए हम उनका अध्ययन करेंगे। तो क्षारीय मृदा में हिलगार्ड ने इस क्षारीय मृदा को हिलगार्ड ने जो है ब्लैक एल्किल सोइल नाम दिया और गेद्रोइज ने इसी क्षारीय मृदा को सोलोंटोज के नाम से संबोधित किया। ये नाम भी आपको याद रखने हैं कि हिलगार्ड ने क्षारीय मृदा को किस नाम से संबोधित किया और गेद्रोइज ने किस नाम से संबोधित किया, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर में इस नाम को भी पूछा जा सकता है। इसी में अब बात करते हैं इनकी परिभाषा की। तो क्षारीय मृदा की परिभाषा होती है कि वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होती है और विनिमय सोडियम की जो मात्रा है वो 15% से अधिक पाई जाती है और पीएच मान 8 से 10 तक होता है। यदि इस प्रकार के गुण किसी मृदा में पाए जाएं तो वो क्षारीय मृदा कहलाती है। परिभाषा सेम है बेटा, परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनके जो मान हैं, इनके जो ताप है, इनका जो विद्युत चालकता का मान है, जो सोडियम की जो विनिमय क्षमता है और पीएच मान है, वो लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय मृदाओं में अलग अलग होंगे। इन्हीं मानों को यदि आप याद रख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आप इनकी तीनों की परिभाषाएं आप आसानी से लिख सकेंगे, आसानी से याद रख सकेंगे। अब हमारी अगला टॉपिक है लवणीय क्षारीय मृदाएं। इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा होती है कि वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है, विनिमय सोडियम भी 15% से अधिक पाया जाता है और मृदा पीएच 8.5 से अधिक होता है, वो लवणीय क्षारीय मृदाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने तीनों वर्गीकरण
लवणीय क्षारीय मृदाओं का हमने वर्गीकरण की बात करी, तो वर्गीकरण में हमने तीनों का अध्ययन किया। ठीक है, तो अध्ययन में सबसे पहला लवण मृदाओं का वर्गीकरण में हमने सबसे पहले पढ़ा लवणीय मृदाएं, उसके बाद पढ़ा हमने क्षारीय मृदाएं, और तीसरा हमने पढ़ा लवणीय क्षारीय मृदाएं। तो आप तीनों को आपने ध्यान समझा। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता में सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत चालकता की परिभाषा की। तो परिभाषा होती है कि विद्युत चालकता द्वारा मृदा पानी में घुलनशील लवणों की सांद्रता कितनी होती है, यानी कि इसी किस काम आता है, हम इसको किस लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी जल के अंदर, वाटर के अंदर हम घुलनशील लवणों की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं कि मृदा में, पानी के अंदर घुलनशील लवणों की सांद्रता कितनी होती है। देखो, हमें अपनी मृदा जिसमें हम कृषि कार्य करते हैं, या सिंचाई जल जिसका हम कृषि कार्य में उपयोग करते हैं, सिंचाई जल की और कृषि मृदा की हमें बार बार 6 महीने में या 1 वर्ष के अंदर हमें जांच, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हमें इनकी जांच करवाते रहना चाहिए। तो आज हम उसी विद्युत चालकता की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसी द्वारा हम पानी की, वाटर की जो है के अंदर घुलनशील लवणों की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं कि उस पानी के अंदर घुलनशील लवणों की मात्रा, सांद्रता कितनी है। इसे हम काउंटिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, मापा जाता है। इसकी इकाई डेसी साइमन प्रति मीटर होती है। आपसे विद्युत चालकता की इसी की इकाई भी 1 नंबर में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इकाई आपको याद रखना है कि विद्युत चालकता की इकाई जो है, इसी की जो इकाई है वो डेसी साइमन प्रति मीटर होती है। इससे पहले हम इसी को एक अन्य इकाई से जाना जाता है जिसका नाम था मिली होज, प्रति सेंटी मिली होज के नाम से भी हम इसी की इकाई को मापते थे। लेकिन अब हम उसके स्थान पर नई इकाई का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है डेसी साइमन प्रति मीटर। तो हम देखते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक साइमन्स होता है 1 मोह के बराबर, और 1 मोह जो होता है वो 100 mm होज के बराबर होता है। यानी कि 1 साइमन्स में 1 मोह होगा और 1 मोह के अंदर जो है 100 mm होज होते हैं। यदि 1 DS की बात करें तो 1 DS में 100 mm होज होते हैं, और 1 DS प्रति मीटर के अंदर जो हैं 100 mm होज पाए जाएंगे। इसी प्रकार प्रति मीटर के अंदर 1 mm होज प्रति सेंटीमीटर के जो है बराबर होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में हम कुछ नया पढ़ाएंगे। धन्यवाद।